अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हाशिर है और आज स्टडी स्टूडियो की तरफ से मैं बहुत इम्पोर्टेंट, बेहतरीन और बहुत ट्रिकी और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन फिजिक्स में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम इसके सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और इसके अंदर सबसे पहले थ्योरेटिकल के साथ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और इसमें मज़ीद हम कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करके कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स निकालेंगे और इन रिजल्ट्स की मदद से हम ये अपने ई कैट के पास पेपर एमसीक्यूज को डिस्कस भी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन बुनियादी तौर पर वैसे तो ये तीन टाइप्स में, यानी कि इसकी अगर पूछा जाए, अगर देखा जाए तो वैसे तो इसकी तीन टाइप्स हो सकती हैं। तीन टाइप्स इसलिए हो सकती हैं कि वो सर्टेन केसेस हो सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को हमेशा जब आप एनालिसिस के लिए डिस्कस करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा हमारे पास कंडीशंस और सिचुएशंस को देख के स्टडी किया जाता है। सिर्फ प्रोजेक्टाइल कह देने से आपको बात या आपका मसला सॉल्व नहीं हो सकता। प्रोजेक्टाइल की सिचुएशन को एनालाइज करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम पहली सिचुएशन को एनालाइज करते हैं कि पहली सिचुएशन आपके पास है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए अगर हम कहते हैं, अगर मुझसे कोई कहता है कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को बताओ, तो वो क्या हो सकता है। मैंने कहा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो सकता है कि लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मेरे पास क्या है, ग्राफ है। और मैं क्या कहता हूँ कि मैं अपनी बॉडी को लॉन्च करता हूँ सम स्पेसिफिक एंगल, और जब मैं अपनी बॉडी को लॉन्च करता हूँ, मतलब कोई भी चीज़, मैं फुटबॉल को किक कर सकता हूँ, मैं क्रिकेट बॉल को हिट कर सकता हूँ, तो वो जब हिट करूँ तो उसका एंगल ग्रेटर देन हो जीरो के साथ। ठीक है। और और जब बॉल जाके किसी पॉइंट पे टकराए, उस पॉइंट पे उसका एंगल हो लेस देन 180 डिग्री। ठीक है। और एंगल इन दोनों के दरमियान ही रहे, यानी कि जीरो से शुरू हो ऑलमोस्ट, या जीरो से थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू हो जाए, और 180 पे वो बॉल आके किसी चीज पर स्ट्राइक कर जाए, ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाए, जिस मर्जी से स्ट्राइक कर जाए। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के पास आपने ये देखा कि इसका जो ग्राफ था, हमारे पास उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा। ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। सेकंड केस इसका डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में वो कहता है कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखो, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ऑलमोस्ट 0 डिग्री, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो भी हो सकता है और जीरो से ग्रेटर भी हो सकता है आपका थीटा, कि मोशन वहां पे स्टार्ट हो। एक चीज ये है कि जो एक्स कंपोनेंट है आपके पास, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी बुनियादी तौर पे दो कंपोनेंट से के अंदर रिजॉल्व कर सकते हो इन 2D सिस्टम, वी एक्स और प्लस वी वाई। इन दो कंपोनेंट्स में वेलोसिटी को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब आपको जो वी एक्स है वो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी केस हो वो प्रोजेक्टाइल, अगर नाम के साथ प्रोजेक्टाइल लग गया तो वो क्या होगा, आपके पास जो एक्स कंपोनेंट होगा वो आएगा हमेशा कांस्टेंट। अब जब एक्स कंपोनेंट आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि एक्स कंपोनेंट के अलोंग आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज अलोंग द एक्स कंपोनेंट वुड बी जीरो। और जब चेंज अलोंग द एक्स कंपोनेंट आपके पास जीरो होगा, तो जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द एक्स कंपोनेंट वो इक्वल हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द एक्स कंपोनेंट। अब थ्रू आउट हमारे पास जो वी वाई है, यानी कि वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी और द अलोंग द हॉरिजॉन्टल का बिहेवियर क्या रहा है। देखिए, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास थ्रू आउट रहेगी कांस्टेंट, और जो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द वी आई वाई होगा वो हमारे पास जीरो होगा। ये बात बुनियादें हैं, किसी भी चीज की बुनियाद उस पूरे टॉपिक को समझने में मदद देती है। अब एक प्रोजेक्टाइल मोशन जीरो या जीरो से ग्रेड से स्टार्ट होगा, और उसके अंदर एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा।
और जब एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा तो उसका चेंज आपके पास 0 हो। और एक और बात, आपका जो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द y है वो 0 होगा, बट इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द एफ वाई जो फाइन इनिशियल तो 0 हो गया, जो फाइनल कंपोनेंट है वो आपके पास 0 नहीं होगा। उसको हम अभी आगे तफसीलन डिस्कस करते हैं कि वो उसका बिहेवियर थ्रू आउट कैसा है। हमारे पास दूसरा जो केस है, मैंने दो केस डिस्कस किए हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन, एक आपका जो दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन है वो हमारे पास है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे जब, तो आपकी बॉडी 0 से स्टार्ट नहीं होगी, ऑब्लिक की सिचुएशंस यहाँ पे डिसरिगार्ड हो जाएंगी, डिसरिगार्डेड हो जाएंगी। यहाँ पे आपकी बॉडी जो स्टार्ट होगी या प्रोजेक्ट की जाएगी, या क्रिकेट बॉल को आप थ्रो करोगे या फुटबॉल को थ्रो करोगे, वो 90 डिग्री से थ्रो होगा। 90 डिग्री विद आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो आप इसको 90 डिग्री पे थ्रो करोगे और इस केस में आपके पास हाफ पैराबोला बनेगा, हाफ पैराबोला, ठीक है। तो ये जो इस तरह जो ग्राफ होते हैं ना, ये आपके पास पैराबोलिक ग्राफ्स होते हैं, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये हाफ पैराबोला हो जाता है, ये हाफ पैराबोला हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा केस है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में आप बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे 90 डिग्री के साथ। अच्छा, अब आगे मजीद 90 डिग्री पे कुछ इसका एनालिसिस किया जा सकता है कि 90 डिग्री पे आया क्या आपके पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो क्या 2D मोशन रहता है, अगर रहता है तो कैसे रहता है, और अगर नहीं रहता तो नहीं रहता, उसकी वजह क्या होगी, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन वो आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल चीजों को देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आप डिस्कस करो, जब इसका आप ग्राफ को देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो जो आपकी रेंज होगी ना वो होगी अलोंग द एक्स एक्सिस पे, आपकी रेंज होगी। रेंज क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। अच्छा, बाज का आपकी रेंज को फॉर कंप्यूटिंग एरिया, आपकी रेंज को डायरेक्ट रेडियस से भी रिलेट कर दिया जा सकता है, रेंज को डायरेक्ट डिस्टेंस से भी रिलेट किया जा सकता है, रेंज को आपका डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन बातें हो सकती हैं। और जो आपके पास हाइट है, हाइट देखिए हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट के लॉन्ग होती है, अप अपवर्ड होती है, अपवर्ड अलोंग द ग्राफ होती है। तो हाइट हमेशा होगी अलोंग द वाई एक्सिस या डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस। और एक और मजे की बात, फॉर द केस ऑफ द मैग्नीट्यूड, हम हाइट को रेंज अलोंग द वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आपके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक्स, अगर किसी एंगल से थ्रो करो वो ऑब्वियसली वहां पे cos थीटा आ जाता है, और एक्स कंपोनेंट हो cos थीटा उसके साथ आ जाएगा। अब आप अभी इसको छोड़ें, अभी अब आगे इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सबसे पहले कहते हैं जो आपका जो वी एक्स है वो क्या रहेगा, थ्रू आउट हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस वो आपके पास आएगा 0। फिर चेंज इन हमारे पास मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस भी क्या होगा, क्या रहेगा, वो भी रहेगा 0। अब वी एक्स तो आपके पास लगा कांस्टेंट, अब कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आप 0 पॉइंट से स्टार्ट करोगे और पॉइंट बी तक आओगे तो वो ऑलमोस्ट आपके पास कांस्टेंट रहेगा। रह गई बात आपकी वी आई वाई की, तो वी आई वाई आपके पास इनिशियली 0 है, और वी एफ एक्स क्या होगा, ये एक साइंस है, इसको भी हम समझते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा पहले ग्राफ को सही करता हूँ। जो वी एफ एक्स है, ये जो मोशन दे रहा है हमारे पास, देखिए आपके पास जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन अलोंग द वाई, वो है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में जी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है। इनिशियली तो आप 0 हो गए जब आप जमीन के ऊपर हो, एट द ग्राउंड स्टेट। जी तब इफेक्ट होता है जब आप किसी हाइट पे जाते हो। इसका मतलब है जब जी इफेक्ट और हाइट पे जा रहा हूँ, इसका मतलब है मेरी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द बाय तो 0 थी, लेकिन मेरी फाइनल वेलोसिटी अलोंग द बाय कोई ना कोई मायने रखती है। अब वो मायने कैसे रखती है उसको मैं डिस्कस करता हूँ कि जब मैं 0 से ए की तरफ जाऊंगा, 0 से ए की तरफ जाऊंगा, तो जब मैं 0 से ए की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास जो पी एफ वाई कंपोनेंट है वो मुसलसल डिक्रीज करेगा,
मुसलसल आपके पास क्या करेगा, वो हमारे पास मुसलसल हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। क्योंकि जब आप ऊपर जा रहे हो आपके पास नेगेटिव जी इफेक्टिव है, ठीक है। तो जैसे ही ये 0 से ए तक जाएगा तो ये आपके पास डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा, अब ए पॉइंट पे क्या हो, अब सवाल बनता है कि यार ये 0 से ए के दरमियान तो डिक्रीज कर रहा था, और ये ए पॉइंट पे क्या बिहेवियर देगा। तो ए पॉइंट पे इसका बिहेवियर बहुत आसान है। जब मैं इसको ए पॉइंट पे लाऊंगा तो मेरे पास जो वी एफ वाई है, वो हमारे पास जो एंगल होता है ना, जब ए पॉइंट पे हमारा जो एंगल होता है तो वी एफ वाई प्लस वी वाई, वो होता है साइन ऑफ, जैसे देखो ना, अब जो वी एफ वाई है या वी आई वाई, वी आई वाई तो हमारे पास क्या है, 0। अच्छा, अब वैसे तो इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था। अच्छा, आपका एक्स कंपोनेंट तो थ्रू आउट रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं जिस एंगल से प्रोजेक्ट करूंगा, ये बात याद रखना, ये एंगल जो आपके पास है ये थ्रू आउट सेम रहेगा। यानी कि वी आई बाई को मैंने, लेट सपोज अब कहते हैं कि मेरा एंगल 45 डिग्री से मैंने प्रोजेक्ट किया है, तो हमारा जो एंगल है वो 45 डिग्री से अगर मैंने प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पे जो एंगल है अगर कांस्टेंट रहेगा तो वो वेलोसिटी के किस कंपोनेंट में कांस्टेंट रहेगा, और अगर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वो वेलोसिटी के किस कंपोनेंट में कांस्टेंट नहीं रहेगा। याद रखिए कि जो एंगल है, अगर मैंने 45 से लॉन्च किया है तो इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू एडिशन होगी अलोंग द वाई एक्सिस में। ये बात आपने याद रखनी है कि एंगल का बिहेवियर क्या रहेगा। वाई कंपोनेंट को मैंने ऐसा इनिशियली बता दिया कि वो आपके पास 0 रहेगा, और उसका जो फाइनल कंपोनेंट है वो आपके पास वेरी करेगा, 0 से ए तक आपके पास डिक्रीज करेगा। और 0 पे क्या होगा, आपकी बॉडी इनिशियली तौर पे जब हम स्टडी करते हैं एट सर्टेन हाइट पे जाके बॉडी रुक जाती है। वी एक्स 0 नहीं आएगा, या वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है और उसका एंगल भी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट। और जो वी एफ वाई जो एंगल बना के जा रहा है, देखिए अगर वैसे आप एंगल की जनरल बात करें तो एंगल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा किसके लिए बात करता है, हमेशा एक्स एक्सिस के लिए बात। अगर आप वी एफ वाई को स्टडी करते हैं तो इसका एंगल जो है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। ये बात में याद रखना, ठीक है। अब वैसा पॉइंट रीच करेगा जब आप इसको मूव करवा रहे हैं, जब हाइट पे जाएगा, वी वी एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, तो आपके पास जो वी एफ वाई है ना, वो एट सर्टेन हाइट पे आके बॉडी रुक जाएगी थोड़ी देर के लिए, वो जीरो। अब जो वी एफ वाई का जो उसके बाद जो हमारे पास बिहेवियर है ना, वो क्या करेगा, वो करता है और इंक्रीज, यानी कि ए टू बी से जब आप इसको मूव कराओगे तो आपको करेगा इंक्रीज। ये हो गई सब थ्योरेटिकल बातें इस ग्राफ को समझने से पहले कि आपके पास कंपोनेंट्स का थ्रू आउट बिहेवियर क्या रहा है, ठीक है। अब इसके कुछ देखते हैं। पहली बात तो ये हमने देख लिया कि हमने क्या सबसे पहले करना है, एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है। एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करने की वजह कि हमारे पास जो फिजिक्स में फॉर्मूला की कंप्यूटिंग है वो आसान नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करने की एक वजह हो सकती है कि हमारे पास जो फॉर्मूला कंप्यूट किए गए हैं वो आसानी से कंप्यूट किए गए हैं। अगर रेजिस्टेंस को डाल दूं तो रेजिस्टेंस के साथ कई और फैक्टर्स शामिल हो जाएंगे, हमारे फॉर्मूला के अंदर वेरिएशन है, ये चेंज होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये 2D मोशन है, तो ये अपने वर्टिकल कंपोनेंट जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास, सॉरी, ये वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी नहीं है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं इसको साफ मजीद से करके लिख दूं कि हमारे पास नीचे जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करेगी जी पे, यानी कि जो चेंज आ रहा है आपकी वेलोसिटीज के अंदर, वो सिर्फ जो वी एफ वाई के अंदर जो चेंज आ रहा है ना along the y जो कंपोनेंट हमारी जो वेलोसिटी है, तो वी आई वाई तो 0 थी, लेकिन जो वी एफ वाई है हमारे पास वो तो चेंज हो रही है ना, तो वो इनिशियली जी पे चेंज हो रही है, जी की वजह से चेंज हो रही है, ठीक है ना। नीचे जी की वैल्यू हो रहा है, हाइट पे जाके जी जी ऑलमोस्ट तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जमीन की खींचने की सलाहियत में थोड़ा बहुत फर्क आना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारे पास जो मोशन हो रहा है, ये जो हमारे पास में एक्सेलरेशन ऑफ द वाई एक्सिस जो प्रोड्यूस हो रही है, वो हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जो 2D मोशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से ही हो रहा है। दूसरी बात है कि मैंने पहले भी आपको बताई कि अगर वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास कांस्टेंट है तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी, तो हमारे पास एक्सेलरेशन सॉरी 0 होगी, और जब हमारे पास एक्सेलरेशन 0 होगी
तो मैं फोर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा अलोंग द एक्स एक्सिस। क्या होता है मास, बॉडी का मास, और एक्सेलरेशन अलोंग द एक्सिस। जब एक्सेलरेशन अलोंग द एक्सिस जीरो हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो फोर्स है वो भी जीरो हो जाएगी। और जब हमारे पास जो होता है ना, अगर वी एक्स हमारे पास कांस्टेंट आ जाए, अगर, तो फिर उसका जो चेंज मैं डिस्कस करूंगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, वो हमारे पास चेंज जीरो आता है। और अगर चेंज जीरो आ जाए तो चेंज इन मोमेंटम भी हमारे पास अलोंग द एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, जब हाइट पे जाते हो, प्रैक्टिकली इसको स्टडी करने के लिए जब आप हाइट पे जाते हो, अच्छा अब ये मोशन बताओ किस लिए हो रहा है। ठीक है, जो अलोंग द वाई एक्सिस है ना, वो हमारी हाइट होती है। ठीक है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और जो हमारे पास एक्स एक्सिस में होता है वो हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है। अच्छा, जब आप 90 डिग्री पे जाते हो, यानी कि ए पॉइंट आपका 90 डिग्री है, इसका अगर आप देखो तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो क्या होता है, जो रेंज होती है ना, वो 90 डिग्री पे आपके पास क्या होती है, जो आपके पास जो रेंज होती है, जो 90 डिग्री पे आपके पास क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो उस पॉइंट पे हाइट आपके पास आ जाती है मैक्सिमम। तो वहां पे मोशन की अगर आप ग्राफ को दोबारा बनाओ, क्योंकि आपके पास रेंज जीरो होगी, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट खत्म हो गया, तो सिर्फ ये ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, वहां पे ग्राफ टू डायमेंशनल नहीं रहता। इसका मतलब है प्रैक्टिकली जब मैंने 90 पे देखा तो मुझे पास रेंज आई जीरो। अब अलोंग द एक्सिस इज रेंज ही तस्वुर ही कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट जो हमारे पास है उसका तस्वुर खत्म हो गया, तो वहां पे सिर्फ तस्वुर रह गया हाइट का। तो हाइट को अगर इटसेल्फ देखा जाए तो वो ओनली क्या है, वो तो है वन डायमेंशनल। तो मोशन तो टू डायमेंशनल, इससे एक बात समझ आई कि मोशन तो मेरे पास टू डायमेंशनल रहा ही नहीं है। तो जब मेरे पास मोशन टू डायमेंशनल नहीं रहा तो 90 डिग्री पे हम ये प्रैक्टिकली तस्वुर कर सकते हैं कि जो हमारा जो मोशन है वो वन डायमेंशनल चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब वन डायमेंशनल मोशन है तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल तो टू डायमेंशनल मोशन था। तो जब वन डायमेंशन हो जाएगा, मोशन वन डायमेंशनल हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, 45 डिग्री पे हमारी रेंज होती है मैक्सिमम। ये जब हम रेंज का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे तो हम उसको बहुत इजीली समझ जाएंगे कि हमारी 45 डिग्री पे हमारी हो जाती है रेंज मैक्सिमम, और 15 डिग्री पे हमारे पास मैक्सिमम का हाफ। और अगर कहते हो हाइट का मैग्नीट्यूड रेंज के बराबर हो जाए तो 76 डिग्री पे हमारे पास हाइट का मैग्नीट्यूड रेंज के बराबर है। अच्छा, वेलोसिटी जो मैक्सिमम होती है ना, एक बात याद है, एक तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे होती है, और एक वो पॉइंट, क्योंकि हमारे पास इन पॉइंट्स पे, क्योंकि हमने एक सब एग्जाम्पशन बड़ी इंपॉर्टेंट की हुई है कि हमारे पास जो एयर रेजिस्टेंस है वो निगलेक्ट कर दिया, यानी कि एयर रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे हमारी एक सबसे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, बाद में ऊपर नीचे वेलोसिटी में वेरिएशन आता है, वो हमने बड़े अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। और जहाँ पे पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग होता है, यानी कि जहाँ पे स्ट्राइक होता है ना, वहां पे वेलोसिटी आपकी क्या होती है, मैक्सिमम। तो ये मैंने बी एफ वाई का आपको बिहेवियर बता दिया कि बी एफ वाई पहले तो जीरो टू ए तक आपको डिक्रीज करेगी, बी एफ वाई ए पे आपको जीरो मिलेगी, बॉडी स्टॉप हो जाती है। और एक और चीज है हमारे पास कि जब बी एफ वाई को जब आप मूव करोगे ए टू बी की बॉडी मूव करेगा तो वो इंक्रीज करती है। अच्छा, इसमें अब एमसीक्यूज है हमारे पास, प्रोजेक्टाइल्स हैं। प्रोजेक्टाइल्स क्या है, द बॉडीज व्हिच आर थ्रोन इनटू द प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, चार प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाली बॉडीज हैं, और एक को मैंने फेंका 10 की रेंज से, 10 डिग्री पे फेंक दिया, एक मैंने 20 डिग्री पे फेंक दिया, एक तो मैंने 30 पे फेंक दिया, एक तो मैंने 55 पे फेंक दिया। अब आप बताओ इनमें से कौन सी जो बॉडी है वो मैक्सिमम रेंज कवर करे। देखो, मैक्सिमम रेंज का एक तो मुझे पता है और आपको भी पता है, थ्योरेटिकली भी हमें अंडरस्टूड है कि मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास जो थीटा होता है वो 45। अब अगर आप 45 से दूर जाते जाओ, अगर आपके पास ये 45 है, यहाँ पे तो आपको मैक्सिमम रेंज मिल जाएगा। अगर आप दूर जाते जाओगे, चाहे इस तरफ या इस तरफ जाओ, तो आपके पास एक बात तो अंडरस्टूड है कि आपके पास रेंज कम होती है। अब आप कहते हो इन केस मुझे 45 का एंगल दिया ही नहीं हुआ, मेरे पास तो ये एंगल्स दिए हुए हो, यानी कि मुझे तो ये एंगल्स गिवन डाटा में दिए हुए हैं। अब बताओ मैक्सिमम रेंज क्या, इन कंडीशंस में मैक्सिमम रेंज। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है, कि 10वीं अब पूछा गया, अब हम इसको सोल्यूशन देखते हैं। देखो, रेंज बराबर होने के लिए अगर आपके पास, सबसे पहले देखो कि एमसीक्यूज के अंदर इसका जो ट्रिक है, जो ऑप्शंस है वहां पे पेयर ऑफ एंगल्स दी है। अगर पेयर ऑफ एंगल्स दे दिए 50% हमें मसला समझ आ गया। अब देखो जो पेयर ऑफ एंगल्स दिए हैं हमारे पास, वो
जो सेटिस्फाई कर रहे हैं 90 डिग्री, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं कि 35 और 55 मेरे पास एक ऐसे एंगल्स हैं, उनको ऐड करूं तो मेरे पास आता तो 90 है सबसे पहली बात। अब उन दोनों का 45 से डिफरेंस देखो। देखो 45 का 45 से डिफरेंस क्या आता है? 45 से डिफरेंस का अगर देखो तो ये हमेशा निकलता है 55 माइनस 45, तो हमारे पास आ जाता है 10 डिग्री डिफरेंस। और 35 का 45 से डिफरेंस देखो तो वो हमारे पास आ जाता है 10 डिग्री। देखो इधर भी डिफरेंस 10 डिग्री है, इधर भी डिफरेंस 10 डिग्री है। अब दोनों जगह जब डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि 45 से वो भी उतना ही दूर गया है और वो भी उतना ही दूर गया है, 35 भी उतना दूर है, 55 भी उतना दूर है। और अगर आप 30 का डिफरेंस देखो 45 से, तो वो हमारे पास आ जाता है 15। अब मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि 45 से जितना दूर जाते जाओगे आपकी रेंज कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसके मुताबिक 45 से सबसे करीब का है। पहले बात तो अगर पेयर है तो दोनों बराबर, दोनों को ऐड करो तो 90 हो जाए, पहली बात। दूसरी बात उनका 45 से डिस्टेंस चेक करो कितना है उस एंगल का। तो मैंने 55 को चेक किया 45 से तो 10 आया, और 35 से चेक किया तो 10 आया। लेकिन जब मैंने 30 और 20 को चेक किया तो यहाँ 15 और यहाँ पे 20 का ही डिफरेंस आ गया जी। तो यानी कि ये बहुत दूर चले गए, यहाँ पे आपकी रेंजेस बहुत कम है। तो इसका जो बेस्ट सूटेबल आंसर है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू द ट्रिक्स जो मैंने बताई हैं, वो है हमारे पास ऑप्शन डेल्टा। ऑप्शन क्या है हमारे पास? डेल्टा। और आगे मैथमेटिकल रिजल्ट्स थोड़े से डिस्कस करते हैं। देखो 45 एक वो पॉइंट है जहां पे आपके रेंज बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पे, लेकिन 45 डिग्री से मैं क्रिकेट बॉल को थ्रो करूंगा तो बड़ी अच्छी रेंज आएगी, बड़ी दूर जाएगी। ठीक है। अब 45 एक बॉडी को मैं 70 पे थ्रो कर दिया, एक मैंने 25 पे कर दिया और एक मैंने 10 पे। 45 से 70 का जो डिफरेंस है वो मेरे पास कितना है? मेरे पास है वो 25 डिग्रीज का डिफरेंस। 45 से 25 का जो डिफरेंस है वो मेरे पास सिर्फ 20 डिग्री का डिफरेंस है। 45 से 10 डिग्री का जो डिफरेंस है वो मेरे पास 35 डिग्री का डिफरेंस है। एक बात तो समझ आई कि एक बात तो अंडरस्टूड है कि जहाँ पे रेंज मैक्सिमम है इसका मतलब है वो 45 डिग्री है, बहुत सबसे कम रेंज मैक्सिमम है। तो रेंज एट 45 डिग्री सबसे मैक्सिमम है। फिर वो पॉइंट है जिसका 45 से जो डिफरेंस है सबसे कम है, तो वो 25 है, इसका डिफरेंस 45 से 20 है, तो उसके बाद वो पॉइंट आएगा वहां पे रेंज खत्म। उसके बाद 70 है, इसका 45 डिग्री से 25 डिग्री का डिफरेंस। उसके बाद वो वाली रेंज आ जाएगी, वो सबसे बड़ी रेंज है। और लास्ट में वो रेंज आएगी जिसका 45 से डिफरेंस सबसे ज्यादा हो गया, यानी कि 45 से 10 का डिफरेंस अगर आप निकाल लो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास 35 का डिफरेंस आता है। तो 35 का डिफरेंस सबसे ज्यादा, यहाँ पे रेंज सबसे कम होगी। अब जरा कंपोनेंट्स में जॉब करते हैं। बिलफर्स मैंने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, और प्रोजेक्टाइल को मैं लॉन्च करता हूँ किसी एंगल से। ये उसका वेलोसिटी कंपोनेंट है जो कि कोई एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रहा है। अगर तो एंगल अलोंग द एक्स एक्सिस हमने डिस्कस करना है तो एंगल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे सेम रहेगा। तो वी आई कॉस थीटा, क्योंकि मैंने भी आपको बता दिया कि वी एक्स कॉन्स्टेंट है, चेंज उस कंपोनेंट का भी जीरो है। तो जब चेंज उस कंपोनेंट का जीरो है तो वी एफ एक्स और वी आई बाई आई एक्स आपस में बराबर है। तो हम दोनों को लिख सकते हैं वी आई कॉस थीटा। उसके बाद पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्योंकि अब वी एफ वाई आपके पास क्या है, जो वी एफ वाई है हमारे पास वो है वेरिएबल। अच्छा जब वो वेरिएबल है हमारे पास तो इसका मतलब है मैं इसके ऊपर पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। तो क्या वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी। अब मोस्ट ऑफ द केसेस इनिशियली हमारे पास जो वी आई वाई है वो रहता है जीरो। ठीक है। और अगर मैं किसी इसको एंगल से फेंक दूं और तो फिर वी एफ वाई को कैलकुलेट करूं, अगर एंगल से फेंकूं और बॉडी आपके पास यहाँ से ऊपर जा रही हो, जब ऊपर जाते हो तो जी को हम नेगेटिव जी से रिप्लेस कर देते हैं। जब आपके पास जो जी होता है वो नेगेटिव जी आया, क्योंकि आप अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड जा रहे हैं। तो मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करता हूँ। ए वाई तो हमारे पास जी था क्योंकि बॉडी का मोशन एक्सेलरेशन लॉन्ग द वाई कंपोनेंट की वजह से हो रहा है।
और y कंपोनेंट जब ऊपर जा रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा नेगेटिव g। ये है वो फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब आप पिछले ग्राफ में देखो या यहाँ से देख लो कि पॉइंट 0 से आप a तक ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमें ये फॉर्मूला हो जाएगा क्योंकि अब एंगल से प्रोजेक्टाइल को फेंका है तो वी आई साइन थीटा आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम दोनों का रिजल्टेंट भी ले सकते हैं वी एफ एक्स, पता कि हमारे पास एक टोटल फाइनल वेलोसिटी निकला है तो वो वी एफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और वी एफ वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। डिस्टेंस लॉन्ग द एक्स एक्सिस हमारे पास, वैसे तो डिस्टेंस लॉन्ग द एक्सिस को आगे जाकर हम रेंज भी कहेंगे। डिस्टेंस लॉन्ग द एक्सिस क्या होता है, वेलोसिटी लॉन्ग द एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय टी, और वेलोसिटी लॉन्ग द एक्सिस वी आई एक्स वी एक्स cos थीटा होती है हमारे पास, ठीक है। अब वर्टिकल डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस वाई कैपिटल वाई है तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं कि इनिशियल कंपोनेंट और जिस थीटा से उसको थ्रो किया गया, अब जिस थीटा से थ्रो किया गया इनिशियल कंपोनेंट और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा टी टाइम कि 0 से a तक जाने का कितना टाइम लगा, माइनस करेंगे क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ये आ जाएगा। तो ये है हमारे पास डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस, जिसको हम आगे जाके रेंज भी हाइट कहेंगे, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है, वो उसको हम आगे जाकर रेंज कहेंगे। और ये हमारे पास सिंपल है कि अगर थीटा के साथ उसको थ्रो किया है और तो थीटा के साथ जब उसको थ्रो करोगे तो हमारे पास जो वी वाई है उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व हो सकता है, और अलोंग द वाई एक्सिस जो उसका कंपोनेंट है वो है साइन थीटा। अब आप वी आई वाई कहते हो कि यार इनिशियली आप कहते हो कि जीरो क्यों है, क्योंकि इनिशियली अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट में जब इसको रिजॉल्व करते हैं ना तो इनिशियली आपके पास जो एंगल होता है ना वो होता है जीरो, तो एट द टाइम ऑफ द इनिशिएशन या एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग तो वहाँ पे साइन जीरो की वजह से वो आपका वी आई वाई मुकम्मल तौर पे जीरो हो जाता है। लेकिन जब आप इसको एंगल से प्रोजेक्ट कर देते हो फिर हमें इसको एंगल से प्रोजेक्ट करने के बाद हमें उस एंगल से कि उस एंगल पे उस कंपोनेंट को रिजॉल्व करना होता है। और अगर क्योंकि एफ वाई और वी एफ एक्स के दरमियान यानी आपको कोई आपको एंगल मेजर करना है कि दो जो फाइनल वेलोसिटी नंबर्स का अगर आपको एंगल चाहिए तो वो आपको tan इनवर्स से मिलता है। एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर आप कहते हो कि मेरे पास वी एफ और वी एक्स अलोंग द मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल होते हैं तो वो कौन से एंगल पे होंगे, देखें अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वी एफ होता है वो होता है वेलोसिटी साइन थीटा, और चूंकि मैग्नीट्यूड है तो सिर्फ मैं इतना ही लिखूंगा, और ये क्या होता है वी कॉस थीटा। अब वो कहते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड किस एंगल पे बराबर होता है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा किस एंगल पे बराबर होते हैं 45। के बाद आप याद रखिए कि 45 डिग्री पे एक तो रेंज मैक्सिमम है, एक आपके पास एक्स कंपोनेंट और आपके पास जो वाई कंपोनेंट है वो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है। अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन की फॉर्मूला में नहीं पढ़ना क्योंकि थ्योरी क्लास नहीं है, ये एंटी टेस्ट की क्लास है। तो वो कहती है वी आई का स्क्वायर और साइंस थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब हम कहते हैं कि एट 90 डिग्री जब मैंने यहाँ पे 90 पुट किया तो ये हो जाता है 1, तो उस पॉइंट पे आपकी क्या जो होती है, जो हाइट होती है ना हाइट वो क्या आ जाती है मैक्सिमम, ठीक है एट 90 डिग्री। दूसरी ये चीज है कि 90 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दी कि 90 डिग्री पे ये तो हाइट तो मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि आप ग्राफ पे पीक पे तो पहुंच जाती है, ये पीक पॉइंट है, हाइट तो आपके पास मैक्सिमम हो गई है, ऑल दो हाइट आपके पास क्या होगी है मैक्सिमम। लेकिन उस पॉइंट पे जो आपकी रेंज होती है ना एट 90 डिग्री पे रेंज वो आपके पास जीरो हो जाती है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप ये कह सकते हो कि हाँ ये हो सकता है कि 90 डिग्री से अगर आप लेस चले जाओ ना, 90 डिग्री से लेस यानी कि अगर आप आ जाओ 85 ऑलमोस्ट 85 आपके पास जो डिग्री आता है वो एक सूटेबल ऑप्शन हो सकती है जहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जिस्ट कर रहा था, यानी कि 90 से नीचे नीचे थोड़ा सा भी फर्क होगा प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 90 पे ये 2D वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है क्योंकि आपका एक पूरा कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के अंदर वो तो जीरो हो गया। अब ये हाइट तो ऑब्वियसली आप इसको तीन बातों में याद कर सकते हो, एक तो ये डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस है, रेंज अलोंग द एक्सिस है, एक्स एक्सिस रेंज अलोंग द वाई एक्सिस है, डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, रेंज अलोंग द वाई एक्सिस, ये तीनों लफ्ज हाइट के लिए इस्तेमाल होते हैं।
अब यहाँ पे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा व्यू दे दिया कि वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास हाइट है, एक्स एक्सिस लॉन्ग हमारे पास रेंज है, और इनिशियली आपका टाइम 0 है, फाइनली आपका टाइम जो आपने टाइम कवर किया है वो मीन का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपको बात पता ही है। और एट अगर आप देखो कि आपका जो हमारे पास टाइम है जो मीन पे, अच्छा जो ये टी एम होता है ना, इसके अंदर ये बेसिकली ये मीन पे टाइम है, ये टोटल टाइम को डिवाइड बाय इसने 2 किया हुआ है। तो यानी कि इसका मतलब ये था कि अगर आपके पास टाइम का फॉर्मूला कुछ इस तरह है ना, 2 vi साइन आपके पास थीटा है और डिवाइडेड बाय जी है, तो अगर आप इसको इसका हाफ करना चाहते हैं, टी डिवाइड बाय 2 करना चाहते हो, तो वो आपके पास आ जाता है टी, वो बेसिकली आपके पास टी एम होता है, टी टी मीन होता है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास जो टी मीन का जो फॉर्मूला आएगा वो होगा वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है टी मीन। सी बात है रेंज, रेंज के बारे में हम बता दें कि डिस्टेंस लॉन्ग द एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग द एक्सिस। रेंज को ये मैंने ग्राफ अभी आपको समझा दिया। रेंज को स्टडी करते हैं तो मैक्सिमम रेंज आपके पास 45 पे आएगी, क्योंकि ये साइन 2 थीटा, अगर 45 में डालूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 90, और 90 पे आपका साइन क्या होता है 1 होता है, तो उस पॉइंट पे आपकी जो रेंज है वो क्या होती है मैक्सिमम। रेंज मैक्सिमम का हाफ होती है 15 डिग्री पे, और अगर मैक्सिमम का हाफ आपने, अगर आपको एंगल ही ना पता हो, मैं कहता हूँ यार अगर आपको एंगल ही ना पता हो किस पे वो हाफ होती है, तो उसका कोई इसका कोई मतलब कि कोई मुश्किल या कोई ट्रिकी चीज नहीं है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आप देखो कि ये जो अगर सिर्फ इतने को ही ले लो, तो ये रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला, तो आपने ये एक फॉर्मूला जनरेट किया। अब आप, मैं आपसे कहता हूँ कि यार मुझे हाफ ऑफ मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी, तो आप सिंपली क्या करो कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम को, ये जो है रेंज हाफ ऑफ द मैक्सिमम, इसको यहाँ पे लिख दो। तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से जब एंगल को कंप्यूट कर लोगे तो एंगल आएगा 30, क्योंकि 2 थीटा है, तो सिंपल थीटा निकालने के लिए आपके पास एंगल 30/2 15 हो जाएगा। इसके बाद जो हाइट है उसका रिलेशन रेंज के साथ क्या है, कि अगर रेंज के साथ उसका कंपोनेंट है tan थीटा, तब आपका हाइट 4 गुना होगा, अगर रेंज के साथ कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है tan थीटा। और अगर आप कहते हो कि वो पॉइंट जहाँ पे आपकी रेंज मैक्सिमम थी, उस पॉइंट पे हाइट क्या रहेगी, तो रेंज आपके पास अगर मैक्सिमम 45 पे थी, तो tan 45 पे आपके पास क्या आता है, tan 45, वो तो आपका आंसर क्या आता है 1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया कि वो पॉइंट है जहाँ पे रेंज मैक्सिमम थी tan 45, और tan 45 पे आपका आंसर 1 आ रहा था। तो रेंज मैक्सिमम हो तो वो किसकी इक्वल होती है, आपकी हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मल्टीप्लाई बाय 4, की हाइट 4 गुना है। उसके बाद टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं कि टाइम, अच्छा प्रोजेक्ट टाइम और प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला एक लिहाज से ट्रिकी है एंटीटस में, कि अभी अभी ये तो मैथमेटिकली है कि ये रेंज कैसे है, ये तो मैथमेटिकल जो थ्योरी क्लासेस है उसमें समझाया जा सकता है। इसका जो शॉर्टकट टेक्निक है कि हाइट के साथ कैसे रिलेट होती है, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि हाइट इज इक्वल टू होती है टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी डिवाइड बाय 8, इसको आप याद रखना, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी डिवाइड बाय 8। अच्छा अब जी आपके पास होता है ऑलमोस्ट 9.8, तो 9.8 को जब 8 पे आप करोगे डिवाइड, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट फॉर्म आ जाएगी 5/4, और 5/4 को जब डिवाइड करते हो 1.25 आती है। अच्छा इसकी एक और बात यहाँ से मुझे समझ आई कि हाइट फंक्शन होगा टी के स्क्वायर, कि टी से स्क्वायर में पुट करोगे वहां से हाइट में, तो ये बात याद है कि हाइट फंक्शन हो सकता है टी के स्क्वायर का। अब यहाँ से टी को निकाल लो, अगर टी को आपने निकालना चाहते हो तो टी को निकाल लो, उसके ऊपर अंडर रूट ले दो, तो आपके पास हाइट आ जाएगी 4h डिवाइड बाय 5। अब आप क्या करोगे, अच्छा एक तो टाइम है, अगर हाइट से रिलेट करना हो तो ऐसे है, एक तो ये रिलेशन याद रख लो कि अगर सिर्फ हाइट पे आपको टाइम मिल जाता है, अगर आपको सवाल के अंदर सिर्फ हाइट दी है और कहते हैं टाइम कंप्यूट करते हो, तो 4/5 मल्टीप्लाई बाय हाइट और पूरे का स्क्वायर रूट। अगर आप कहते हो कि यार मुझे जी दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, ये मेरे पास दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं,
तो ये बड़ा सिंपल है कि y इज इक्वल टू, या इसको आप हाइट भी कह लेते हो, वो हमारे पास क्या होता है 1/2 जी टी का स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप टी को अलग कर लो तो वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट 2h ओवर, 2h नहीं है, हाँ सही है, 2h ओवर जी होएगा। तो ये बड़ा एक सिंपल एक फॉर्मूला है कि अगर आपने हाइट और जी आपके पास मौजूद है तभी आप टाइम निकाल सकते हो। और अगर सिंपल प्योर पैरामीटर नहीं है आपके पास, प्रोजेक्टाइल और प्योर पैरामीटर आपको मिला ही नहीं है, जी भी नहीं गिवन है, क्योंकि अर्थ पे जी 9.8 है, मून पे तो जी 9.8 नहीं है ना, तो उस केस में सिर्फ हाइट से भी आपका काम चल जाएगा कि 4/5 मल्टीप्लाई बाय हाइट और पूरे का स्क्वायर रूट, और एक मैंने ये डिस्टेंस के फॉर्मूला से आपको निकाल दिया। इसके कुछ इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज की तरफ मैं चलता हूँ। देखिए अब वो सवाल पूछते हैं और ये सवाल ई के पास पेपर के अंदर पूछे, यार मैं जल्दी चला पास पेपर सॉल्यूशन आपको उस पर लेक्चर बना दूंगा। कहता है कि कंपटीशन फील्डर्स ने क्या करना है कि बॉल को थ्रो करना है फार एज पॉसिबल। आइडियल कंडीशन साइन की गई है कि मैनेजमेंट को उनको कहा है कि आपने ऑप्टिमम एंगल 45 तक, ज्यादा से ज्यादा 45 एंगल तक जा सकते हैं, ठीक है, और आपने एंगल को 45 ही रखना है अलोंग द केस कि हमने बॉल को थ्रो करना है कंपटीशन के दौरान। कहता है कि अगर ये दो क्रिटिकल केसेस आपके सामने आ जाए, एक तो स्ट्रॉन्ग विंड्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये फ्लो की डायरेक्शन है और विंड्स की डायरेक्शन इस तरफ आ गई है, और एक तो कहता है स्ट्रॉन्ग विंड्स, एक तो अगेंस्ट है और एक कहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि बॉल थ्रो की है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। अब विंड्स आ गई, देखें हमारे पास जो रेंज है उसको मैथमेटिकली थ्योरेटिकली स्टडी करेंगे तो रेंज का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एंगल के साथ है। वेदर आपका बारिश वाला हो, वेदर सनी हो, वेदर आप क्लाउडी हो, मैटर नहीं करता, विंड्स तेज हो, विंड्स डायरेक्शनल हो, विंड्स अनडायरेक्शनल हो, आपके पास मैटर नहीं करता कि रेंज का जो मैक्सिमम है वो इफेक्ट होगी 45 डिग्री से। तो इसका जो बेस्ट आंसर है अगर आप सोल्यूशन देखो कि रेंज डायरेक्शन ऑफ विंड्स पे से इंडिपेंडेंट है, रेंज का सिर्फ एंगल ताल्लुक एंगल के साथ है, तो वो 45 डिग्री इन बोथ केसेस होगा, चाहे आप विंड्स को अगेंस्ट द डायरेक्शन फ्लो करवा लो या इन द डायरेक्शन फ्लो करवा लो। बात एक से एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। कहते हैं मैंने एक सारी डायरेक्शंस के अंदर बुलेट्स को फायर किया, लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स, और उनकी स्पीड सेम थी। अगर उनकी स्पीड सेम थी तो मुझे एरिया कंप्यूट करके दो कि कितने एरिया पे ये तमाम बुलेट स्प्रेड की है। मतलब ये एक गन है, अगर ये गन है, ये गन पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ पे पहले मैंने इस तरफ एक बुलेट फायर की, फिर मैंने इस तरफ की डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर मैंने इस तरफ की और इस तरफ की, ये पूरा सर्कम सरफेस एरिया आ जाता है, पूरा एक एरिया बन जाता है आपके पास, गोल दायरा बन जाता है, क्योंकि मैंने रैंडम जगहों पे फायर को एमिट किया था। तो कहता है उस एरिया को देखो, अब जब आपके पास सर्कल बन गया, सर्कल से एक बात तो अंडरस्टूड है, मेरे पास क्या आता है रेडियस। तो रेडियस से मैंने आपको बात कही, रेडियस भी लॉन्ग द एक्सिस एक्स एक्सिस होता है और आपको रेंज को भी लॉन्ग द एक्सिस लेते हैं। तो रेडियस होने के लिए आपके पास रेंज के बराबर उसको लिखा जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन। देखो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, और मैक्सिमम एरिया के लिए आपकी रेंज होनी चाहिए मैक्सिमम। इसका मतलब हुआ कि रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला जो होता है मैं इसको इस्तेमाल करूंगा और आर की जगह लिख दूंगा, दोनों का स्क्वायर करूंगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर ये आ गया। ऑप्शन अल्फा इसका बेस्ट इसका आंसर। दूसरी चीज ये है कि एक मार्बल है जिसको मैंने प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेबल, और वो प्रोजेक्ट होके एट डिस्टेंस एक्स किया है। जैसे कि ये एक टेबल है और ये इसकी एज है, और ये टेबल इतनी हाइट की है, हाइट से ज्यादा है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्ट है, और टेबल की हाइट इतनी है और ये मार्बल आपके पास पर, और इस मार्बल को जब मैंने थ्रो किया तो इस मार्बल ने एक्स डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब है इस मार्बल की रेंज ही एक्स थी। तो बताओ कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। देखो हमने हमारे पास एक क्या डिस्टेंस लॉन्ग द एक्सिस कवर किया हो ना, तो हमारे पास बी एक्स मल्टीप्लाई बाई टी होता है, ठीक है। और अब हमने टी को कंप्यूट वी एक्स कंप्यूट करना है, तो वी एक्स कंप्यूट करने के लिए क्या आ जाएगा, एक्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टी होता है, और एक्स आपके पास रेंज है आपकी, ठीक है, और यहाँ पे रेंज आपको एक्स दी हुई है। अब आए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले रेंज कह लो या इसको इक्वल टू एक्स कह लो। अब देखो आपके पास रेंज क्या है एक्स,
और आपका टाइम क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया है कि हाइट इज इक्वल टू हाफ टी का स्क्वायर। अच्छा अब ये नीचे 2 है, हाफ टी का स्क्वायर, यहाँ से टी निकाला तो मेरे पास क्या आया 2h/g। अब हमें कही कि वी आई एक्स को हमने अलग करना है, तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जी। ये बहुत ट्रिकी और बड़े आसान एमसीक्यू हैं, जस्ट अपने फॉर्मुलास को ग्रिप कर लें, आप इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। अच्छा चौथा केस, ये थोड़ा ट्रिकी केस है। वो कहता है कि मैंने बॉल को सीढ़ियों से नीचे प्रोजेक्ट किया और एक सीढ़ी की जो हाइट है, यानी किस तरह सीढ़ियां बनी हुई है, स्टेप्स बनी हुई है, एक सीढ़ी की जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास 2 है, और इस सीढ़ी की जो हमारे पास विड्थ है वो भी हमारे पास क्या है 2 है। और मैंने यहाँ से बॉल को रोल ऑफ किया किसी खास वेलोसिटी के साथ, और वो वेलोसिटी क्या है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। वो वेलोसिटी हमारे पास क्या है 10 मीटर। वो कहता है बताइए कि कितनी सीढ़ियां नीचे जा सकता है इतनी वेलोसिटी के साथ। अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो कर ही दिया है, अब बताइए कितनी सीढ़ियां कवर कर सकता है, कितनी स्टेप्स को कवर कर सकता है, एन नंबर ऑफ स्टेप्स। अच्छा मैं अगर इसकी डायग्राम बनाऊं तो वो डिमांड करता है एन नंबर ऑफ स्टेप्स। अब क्या करता हूं कि मैं अगर रफ से अगर इधर एक डायग्राम बनाता हूं कि ये एक स्टेप जा रही है, ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है वाई। अब देखो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, देखो तो अगर स्टेप्स ही, जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो एन है, इसका मतलब है जो उनकी हाइट है वो भी एन का ही मल्टीपल होगा। और नंबर ऑफ स्टेप्स क्योंकि एन है तो उनकी जो विड्थ है वो भी ऑब्वियसली, जो हमारे पास रेंज है या एक्स है, या अगर मैं कह लो रेंज है, तो वो भी कोई एन का ही मल्टीपल हो, ठीक है। वो अलग बात है, एक आपके पास जो दे दी गई वो 2 की है विड्थ है, और एक आपके पास जो हाइट है एक की हाइट इतनी है। लेकिन एन की हाइट क्या होगी, अगर आपसे पूछ ले कि अगर आप एन की निकालो एन नंबर ऑफ स्टेप्स, तो ऑब्वियसली आप कहोगे यार मुझे एक ही पता है तो बाकियों की जितनी होगी मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर एन स्टेप्स हैं उनकी हाइट है तो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर विड्थ हमारे पास 2 है तो एन स्टेप्स हैं, एन विड्थ हैं, तो एन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्या होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि जो हमारे पास होता है, जो हमारे पास जो एक्स होता है वो इक्वल होता है बी और अंडर रूट 2h/g के। अब चूंकि स्टेप्स आपके पास n आ गई हैं, n नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, इसका मतलब है n नंबर ऑफ विड्थ्स हैं और n नंबर ऑफ हाइट्स हैं। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला जनरेट हो गया कि मैं इस फॉर्मूला से पता लगा लूंगा कि अगर मैंने 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को नीचे थ्रो किया है तो मैं ये बॉल कितने नंबर ऑफ स्टेप्स को पास करेगी। आप क्या करते हैं कि इसको मैं फॉर्मूला ले लेता हूँ, बस स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर लेता हूँ तो ये क्या होता है, ये n इस n से कैंसिल होता है। मैं क्या करता हूँ, n को अलग कर लेता हूँ। तो मैंने n को अलग किया, इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो n को अलग किया तो मेरे पास वेलोसिटी जिससे मैंने फेंका था उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ वन स्टेप डिवाइड बाय g और डिवाइड बाय विड्थ ऑफ वन स्टेप का स्क्वायर। देखो वेलोसिटी जिससे फेंका था वो तो मेरे पास 10 थी, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर्मूले का मल्टीप्लाई बाय 2 हाइट का, g हमारे पास 10 है मल्टीप्लाई बाय 2 विड्थ का, और चूंकि 2 स्क्वायर है उसको हम ये लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, ठीक है। फॉर्मूला में से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो एन नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगी, क्योंकि अगर 10 मीटर पर सेकंड से मैंने स्टेप्स को पर मैंने किसी बॉल को रोल किया है, तो यहाँ इस फॉर्मूला से पता लग गया कि अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से इस बॉल को थ्रो कर रहा हूँ तो वो 10 नंबर ऑफ स्टेप्स को एटलीस्ट पास करेगा, ठीक है। तो दैट्स इनफ, ये था हमारा लेक्चर। सिर्फ आपने इस लेक्चर के अंदर क्या करना है, इस लेक्चर को लेने के बाद नोट्स मेकिंग के बाद इसके फॉर्मूलाज को याद करना है, उनको प्रैक्टिस करना है, और वो फॉर्मूलाज कैसे बने हैं जो कि मैंने ऊपर शो कर दिया पिछली स्लाइड्स के अंदर, जो मैंने उनको शो किया पिछली स्लाइड के अंदर, उनको स्टडी करना है, नोट्स बनाएं, फॉर्मूला शीट एक तैयार करें, और इसके जो सवाल हैं, उसके जो एमसीक्यूज हैं, उनकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आर्टिकल आपको बेहतरीन तरीके से
समझ आ जाएगा। और मेरी तरफ से इतना ही, बाकी जज़ाकल्लाहु खैरा।